नमस्कार। मैं प्रीति धनखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीएवी गर्ल्स कॉलेज, आज आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूरॉन्स हमारे तंत्रिका तंत्र का एक इंटीग्रल या हम कह सकते हैं कि एक अभिन्न अंग है। ये जो हमारा विषय है ये ना सिर्फ बीए की गर्ल्स के लिए, होम साइंस के बीए की गर्ल्स के लिए, बीएससी की गर्ल्स के लिए, बल्कि जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काफी नॉलेजेबल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, या आप कह सकते हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, ये दो भागों में विभाजित है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जैसे अभी हमने आपको बताया, सेंट्रल या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क व सुषुम्ना नाड़ी आते हैं, और जो भी हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी है या जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये सब न्यूरॉन से मिलके बने हुए होते हैं। कहीं ना कहीं न्यूरॉन इनकी एक आधारीय इकाई है। अब यहाँ पे है थोड़ा धुंधला, आप देखेंगे कि हमारा ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये मिलके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण करती हैं। जबकि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारे हाथ और पैरों से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं उनके संयोजन से बनता है। अब हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और यू कैन से न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ये जो भी हमें ठंडे, गर्म, दर्द, चुभन, स्पर्श इत्यादि की अनुभूति होती है, ये हमें न्यूरॉन्स की वजह से ही होती है। जैसे कि अगर हमें कांटा चुभता है, हमें दर्द का एहसास होता है, तो इसमें हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो अपनी भूमिका निभाएंगे। ये जो दर्द की चुभन है, इसका एहसास हमारे दिमाग तक अपने नेटवर्क के थ्रू पहुंचाते हैं। फिर वहां से जो भी इनको आदेश मिलता है, ये उसे मोटर नर्व तक लेके जाते हैं, या फिर जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां तक ये इसे पहुंचाते हैं और उसको संपादित करते हैं। जब भी हम इन संवेदनाओं के संपर्क में आते हैं तो न्यूरॉन इनको, वही जो मैंने बताया था, ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क के संदेश को ग्रहण करके संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इनका दूसरा नाम है तंत्रिका कोशिका, और ये उत्तेजनीय कोशिकाएं भी हैं जो कि विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा कार्य। तो यहाँ पे हम ये संख्या देख रहे हैं, मानव शरीर में 100 अरब से भी अधिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब कि हमारे शरीर में एक न्यूरॉन्स का पूरा जाल बिछा हुआ होता है। कहीं पर भी अगर कोई भी आपको दर्द की, चुभन की या कोई भी अच्छी या बुरी अनुभूति होती है, तो इसका आभास हमारे न्यूरॉन सबसे पहले लगाते हैं। हमारी सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, और तंत्रिका कोशिका उसकी सबसे निम्न इकाई है। तो न्यूरॉन्स के बारे में आप कह सकते हो कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम, निम्नतम, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। सूक्ष्मतम यानी कि इतनी छोटी है, वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड निम्नतम यानी कि ये सबसे छोटे लेवल की है। इसी से जुड़ के जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो बनता है। क्रियात्मक, जो सबसे निचले स्तर पे जो एक्टिविटी इम्प्लीमेंट होती है या जो भी वर्क इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो हमारी
न्यूरॉन्स के द्वारा, हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही संपादित किया जाता है। संरचना वही एक महत्वपूर्ण एक संरचना के तौर पे कार्य करती है। अगर न्यूरॉन्स नहीं है तो हमारा तंत्रिका तंत्र शून्य है। अब सबसे पहले जो इनकी खोज है वो हैंडविल हेल्प नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स को हमने दो भागों में, इसके जो बॉडी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, जिसका अगर हम संरचनात्मक विश्लेषण करें, दो भागों में हमने इसको बांट दिया। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी एंड अनदर वन इज सेल प्रोसेस, एंड वी कैन आल्सो से दैट कोशिका काय और कोशिका प्रवृत्त। अब जो ये कोशिका प्रवृत्त है और सेल प्रोसेस है, ये फिर से दो प्रकार के पाए जाते हैं एक न्यूरॉन में, एक्सोन्स और डेंड्रॉन्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो न्यूरॉन का ऊपरी हिस्सा है उसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और इसको न्यूरोप्लाज्म भी कहा जाता है। और इसी एक्सोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे निसल्स कण भी पाए जाते हैं, और जो ये निसल्स कण है ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि अंतःद्रव्य जालिका से, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसकी जब अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर प्रोटीन के दाने चिपके हुए होते हैं तो ये खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि जो राइबोसोम्स है इनका कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो जो ये RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस का कार्य भी करती है। इसके अलावा वर्णक पदार्थ, पिगमेंट जिनको हम कहते हैं, वो भी हमारे जो ये न्यूरॉन है इसके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। अब इसमें क्या नहीं मिलता? इसमें सेंट्रोसोम नहीं मिलता, और सेंट्रोसोम नहीं मिलता इसीलिए ये कोशिका विभाजन करने में अक्षम है। ये जो सेल बॉडी है जिसमें ये केंद्रक और ये सब पाया जाता है, इसको हम साइटोन या सोमा भी कहते हैं। आप देखेंगे कि इससे ये कई धागेनुमा संरचनाएं निकल रही हैं। तो जो सेल बॉडी से छोटी छोटी ये धागेनुमा संरचनाएं निकल रही हैं, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। और जो ये लंबी स्ट्रक्चर निकल रही है सेल बॉडी से, इसे हम एक्सोन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये हमारा न्यूरॉन है इसके अंत में नर्व एंडिंग्स भी हैं, और जो ये एक्सोन है इसकी जो सतह है इसके ऊपर आपको ये सबसे पहले तो इस पे एक आवरण होता है ये न्यूरोलिमा का, और एक्सोलिमा भी इसको कहा जाता है। उसके ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है। माइलिन शीथ के आधार पर न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स के जो ये संरचनात्मक इसके जो ये पार्ट्स हैं इनका हमने इसकी संरचना का अध्ययन किया। अब ये डिटेल में इन फॉर्म ऑफ रिटन मटेरियल, कोशिका काय, सेल बॉडी या सोमा जिसको कहते हैं। सो हियर इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे निसल्स कण पाए जाते हैं, फिर इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और जो इससे निकलती हैं धागेनुमा संरचनाएं उनको हम कोशिका प्रवर्ध भी कहते हैं। अब कोशिका काय को सोमा या साइटो भी कहा जाता है। इससे निकलने वाली धागेनुमा संरचनाओं को कोशिका प्रवृद्ध कहते हैं। कोशिका काय में केंद्रक, साइटोप्लाज्म, कोशिका अवयव, पिगमेंट्स व निसल्स कण भी पाए जाते हैं। निसल्स कण जैसा कि हमने
पहले भी ये डिस्कस किया था कि ये न्यूरॉन्स के सोमा में पाए जाते हैं। ये RER या खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, RER से यहाँ हमारा अभिप्राय है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये उससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं। अब ये रफ क्यों होते हैं, खुरदरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सतह पर जो राइबोसोम्स है वो चिपके होते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जो राइबोसोम्स है इनका मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। तो कहीं ना कहीं जो ये RER है ये हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण में जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी आपको वर्बली बताया कि जो कोशिका काय में जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता। और आप सभी को पता है कि सेंट्रोसोम का क्या रोल है। जब भी कोशिका विभाजन होता है तो ये जो सेंट्रोसोम है ये केंद्रक के सिरे पर से एस्टर किरणें निकालता है। और जो ये एस्टर किरणें हैं ये जो हमारा जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं ना, जो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में अक्ष पे अपने आप को न्यूक्लियस के केंद्रक के व्यवस्थित करता है, तो उसके साथ ये बंध के, और जब ये एस्टर किरणें लुप्त होने लगती हैं तो ये बीच में से टूट जाते हैं। और जो केंद्रक के जो पोलर रीजन्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उनके ऊपर ये सेंट्रोसोम इनको खींच लाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसका विभाजन करने में सेंट्रोसोम की मुख्य भूमिका होती है। और जेनेटिक मटेरियल ही कोशिका विभाजन का मुख्य आधार होता है। अब जहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं है वहाँ पे कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। और कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण ये जो नई सेल्स का जो इनमें निर्माण है वो अन्य कोशिकाओं की तरह नहीं हो पाता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है उसके जो सोमा है, या फिर आप कह सकते हो कि जो सेल बॉडी है, जो कोशिका काय है, उससे ये धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं जिनको हम एक्सोन या डेंड्रोन कहते हैं। डेंड्रोन डेंड्रोन ये किसी भी मैसेज को ग्रहण करने का कार्य करते हैं और इनकी संख्या के आधार पर भी इनका विभाजन किया गया है। अब जब कोई भी डेंड्रोन नहीं होता तो उसको हम अशाखित न्यूरॉन भी कहते हैं। अगर इनकी संख्या एक है तो इसे यूनिपोलर या फिर आप एक ध्रुवीय न्यूरॉन भी कह सकते हैं। जहां पर डेंड्रोन्स की संख्या 2 होती है वहां पे इन्हें द्विध्रुवीय या बाइपोलर भी कहा जाता है। जब डेंड्रोन्स की संख्या 2 से ज्यादा होती है तो इसे बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेंड्रोन के बाद एक्सोन के बारे में। तो जो एक्सोन है ये एक लंबी धागेनुमा संरचना है जो कि कोशिका काय से निकलती है और संदेशों को ये आगे पहुंचाने का कार्य भी संपादित करती है। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एक्सोन है ये एक पतली झिल्ली से ढके हुए होते हैं। इस झिल्ली को एक्सोलिमा भी कहा जाता है। अब इस एक्सोलिमा पर जब माइलिन की शीट उपस्थित होती है तो इन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने इस स्लाइड में देखा, एक तो जो ये डेंड्रोन्स की संख्या है उसके आधार पे हमने विभाजन किया है न्यूरॉन्स का, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय। और एक हमने यहाँ पे जो एक्सोन के ऊपर झिल्ली पाई जाती है एक्सोलिमा, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और तीसरा, जब एक्सोलिमा पर भी उसके ऊपर भी एक माइलिन की शीट पाई जाती है तो उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है।
अब जो ये माइलिन शीथ है ये एक डिसकंटिन्यू तरीके से होती है, कॉन्टिन्यूसली इसका विभाजन नहीं होता। अब जो ये माइलिन शीथ है, जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ उपस्थित नहीं होती उस न्यूरॉन को हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो माइलिन शीथ की उपस्थिति है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है, और जो ये खाली स्थान होता है इनको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर जो संदेशों का आवागमन प्रवागमन होता है ये अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। आप देखेंगे नीचे हमने यही लिख रखा है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में संदेशों की गति तेज होती है। एक्सोन के अंतिम सिरे पर अब ये आप देखेंगे नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब सिनेप्सिस, सिनेप्सिस क्या है? तो सिनेप्सिस एक संगम स्थल है, या हम कह सकते हैं कि एक ज्वाइनिंग पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं। अब जो ये सिनेप्सिस है या सिनेप्स आप कह सकते हैं एक इस ज्वाइनिंग एरिया को, इसमें जो ये न्यूरॉन है ये एक दूसरे के साथ पूर्णतया संपर्क में नहीं होते, उनके बीच में खाली जगह होती है। अब यहाँ तक आते आते अब आप सोचोगे कि जब खाली जगह है तो संदेश आगे कैसे पास होता है, तो यहाँ तक आते आते जो संदेश है वो रासायनिक पदार्थ में परावर्तित हो जाता है और वो इस गैप को क्रॉस कर लेते हैं और फिर से वो अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूरॉन है इसकी हमने अभी ये पूरी संरचना का अध्ययन किया। सबसे जो इसका ऊपरी हिस्सा है कोशिका काय, उससे निकलने वाले डेंड्रोन, उससे निकलने वाली लंबी धागेनुमा संरचना एक्सोन, एक्सोन के ऊपर एक्सोलिमा, उसके ऊपर माइलिन शीथ, माइलिनेटेड न्यूरॉन में, और जो माइलिन शीथ है उसके बीच में नोड ऑफ रेनवियर, और सबसे लास्ट में नर्व एंडिंग्स, और सिनेप्सिस वो संगम स्थल है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलता। अब जो भी आपने ये अध्ययन किया न्यूरॉन्स के बारे में, या थोड़ा सा हमने जैसे तंत्रिका तंत्र के बारे में भी एक चर्चा की कि तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो न्यूरॉन है ये इन दोनों ही प्रकार के तंत्रिका तंत्र, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा मेन तंत्रिका तंत्र है उसका एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। अब इसी से ही संबंधित यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जिनका आपको आंसर देना है। न्यूरॉन्स की विस्तृत चर्चा कीजिए। अब जहाँ पे विस्तृत रूप आ जाता है वहां पे आपको इसका महत्व बताना है कि ये किस प्रकार से सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और फिर आपको डिटेल में इसकी संरचनात्मक व्याख्या भी करनी है, जैसे कोशिका काय के बारे में बताना, डेंड्रोन के बारे में, एक्सोन के बारे में, सिनेप्सिस के बारे में, नर्व एंडिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको पूरा विस्तृत रूप से बताना है कि किस प्रकार से जो न्यूरॉन्स के डेंड्रोन है वो किसी भी संदेश को ग्रहण करने का कार्य करते हैं और फिर एक्सोन के जरिए उस संदेश को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है। और जो ये जितने भी संदेश हैं हमारी बॉडी, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स, जो हमारी त्वचा है या फिर हमारे आँख कान नाक है, हमारी जिह्वा है, ये सब ग्रहण करते हैं। ये न्यूरॉन के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। दिमाग इनका विश्लेषण करके हमें बताता है कि आगे क्या एक्शन लेना है। फिर ये उस अंग विशेष के जो मोटर नर्व्स होती हैं वहां तक जाता है और फिर ये जो भी रिएक्शन है उसको संपादित करता है।
अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, न्यूरॉन की संरचना के बारे में हमें बताना है। तो अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जो भी कोशिका काय है और जो कोशिका प्रवृत्त है उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल रूप से डायग्राम बना के उसकी लेबलिंग करके आप बताएंगे। न्यूरॉन की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये वही उसकी कार्य प्रणाली थोड़ा सा हमने ट्विस्ट करके पूछ लिया, वही वो संदेश ग्रहण करते हैं, फिर किस प्रकार से कौन से अंग के माध्यम से वो उसको आगे लेके जाते हैं, आप इसको डिटेल में बता सकते हैं। कोशिका काय किसे कहते हैं, इसकी संरचना के बारे में बताइए। तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहले की स्लाइड्स में। तो कोशिका काय या सेल बॉडी या सोमा जिसको बोलते हैं, इससे कोशिका प्रवृत्त निकलने वाली धागेनुमा संरचनाएं हैं। जो छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं उनको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, और जो लंबी धागेनुमा संरचना है उसको हम एक्सोन कहते हैं। और फिर आप बताइए कि जो कोशिका काय में इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसको हम एक्सोप्लाज्म भी बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। इसमें निसल्स कण पाए जाते हैं, निसल्स कण जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको कहते हैं, या फिर खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका से जो बने हुए होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि जो हमारा कोशिका काय है उसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता, इसीलिए इसमें कोशिका विभाजन की जो शक्ति है वो निहित नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका प्रवृद्धों के बारे में विस्तार से बताएं। तो भाई कोशिका प्रवृत्त सेल जो प्रोसेसेस हैं, जो छोटी धागेनुमा संरचनाएं हैं जिनको हम डेंड्रोन्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, और जो बड़ी धागेनुमा संरचना है जिसको हम एक्सोन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सोन को भी आपको बताना है कि जो डेंड्रोन है संदेश को ग्रहण करने का कार्य करते हैं न्यूरॉन में, और उसको आगे पहुंचाने का कार्य एक्सोन के द्वारा किया जाता है। एक्सोन उसको दूसरी तीसरी और इस प्रकार से जितने भी जो जाल बिछा हुआ उसको आगे पास करने का कार्य करता है। और फिर एक्सोन का जो अंतिम सिरा है वो नर्व एंडिंग्स में जाके खत्म होता है, और जो ज्वाइंट है उसको सिनेप्सिस कहते हैं। आप बता सकते हो कि फिर कोशिका प्रवृत्त में एक्सोन दो प्रकार का होता है, माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है। तो जो माइलिनेटेड है इसमें संदेश और तेजी के साथ जाते हैं, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो गैप है उसको हम नोडोफ्रेंडिया कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका की तंत्रिका तंत्र में क्या महत्ता है, तो वही महत्ता ही महत्ता है। ये इसकी सूक्ष्मतम निम्नतम क्रियात्मक इकाई है, यही इसके सारे कार्यों को संपादित करती है। यह क्या कार्य करती है, तो भाई ये कार्य हम कई बार डिस्कस कर चुके। अब तंत्रिका कोशिका को चित्र सहित समझाइए। वही इसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना है। आपको डायग्राम की कोशिका काय, कोशिका प्रवृत्त, माइलिन शीथ, माइलिनेटेड न्यूरॉन में, और जो एक्सोलिमा है, सिनेप्सिस है, नर्व एंडिंग्स है, निसल्स कण है, केंद्रक है, पिगमेंट्स है, साइटोप्लाज्म है, आपको इन सबको डिटेल में बताना है। अब यहाँ पे हमने कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस का भी चुनाव किया है। सबसे पहले न्यूरॉन के क्या कार्य है, तो न्यूरॉन क्या करता है, कोई भी दर्द, ताप या सुख दुख की अनुभूति होती है उसको सबसे पहले महसूस करता है, और इसको संदेश को मस्तिष्क तक लेके जाता है। फिर मस्तिष्क से ये आदेश ग्रहण करता है और फिर उसको संपादित करता है। तो ये न्यूरॉन का कार्य है, और आप कह सकते हो कि ये हमारे तंत्रिका तंत्र के कार्य को संपादित करने में मदद करता है। अब कोशिका प्रवृत्त किसे कहते हैं, कोशिका प्रवृत्त कोशिका काय से निकलने वाली धागेनुमा संरचनाएं हैं, दो प्रकार की हैं, डेंड्रोन और एक्सोन। सोमा के बारे में बताइए, वही जो सेल बॉडी है या कोशिका काय है, अभी हमने कहा उससे धागेनुमा संरचनाएं डेंड्रोन एक्सोन निकलते हैं। उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें केंद्रक है, उसमें निसल्स कण है, उसमें पिगमेंट्स है। आप ये बता सकते हैं। निसल्स कण किसे कहते हैं, तो जो निसल्स कण है ये वो कण होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका से। ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं क्योंकि इन पे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। एक्सोन किसे कहते हैं, तो जो सबसे लंबी धागेनुमा संरचना या जो लंबा कोशिका प्रवृत्त होता है उसको हम एक्सोन कहते हैं। फिर बता देना कि ये झिल्ली से ढका हुआ होता है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड
ये माइलिन शीथ की उपस्थिति के आधार पे होते हैं। सिनेप्सिस किसे कहते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के जो ज्वाइनिंग प्लेस होता है, जो जोड़ होता है, उसको सिनेप्सिस कहते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या अंतर है? एक में माइलिन शीथ होती है, दूसरे में नहीं होती। नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं? नर्व एंडिंग्स जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलता है। डेंड्रोन क्या करते हैं? डेंड्रोन किसी भी संदेश को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। एक्सोलिमा किसे कहते हैं? अभी जो हमारे एक्सोन के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उसको एक्सोलिमा कहते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय न्यूरॉन के बारे में। आशा है आप सब इससे लाभान्वित हुए होंगे और अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।